सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा ने कल मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक की और जैसे बुखारी साहब ने बताया है कि उन्होंने अपील किया कि आपके वोट डिवाइड होने मत दो, ये बंटना नहीं चाहिए। इसका मतलब कांग्रेस मुसलमानों को सांप्रदायिक आधार पर और मजहब के आधार पर वोट देने का अपील कर रही है। ये सांप्रदायिक राजनीति है। कहां का सेक्युलरवाद है ये? बता दे कांग्रेस। एक मजहब को मजहब के आधार पर वोट देने को कहता, ये वोट बैंक राजनीति है और इसका ये सबूत है। कल के मीटिंग में सोनिया गांधी जी के इस सांप्रदायिक अपील की हम भर्त्सना करते हैं और ये लोकतंत्र के लिए और चुनाव आयोग को भी इसका स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक मजहब के आधार पर वोट न बटे, एक जगह डालो, ये बात करी है। लोकतंत्र का मतलब होता है हर मतदाता अपने कॉन्शियस के आधार पर वोट देगा, लेकिन ये सोनिया जी ने यानी कांग्रेस ने मजहब के आधार पर जो वोट डालने की अपील की है, सब लोग उसकी भर्त्सना करेंगे। बता दे कांग्रेस, कौन सा ये धर्मनिरपेक्षतावाद है, ये कौन सा सर्वधर्म संभाव है, ये कौन सा सेकुलरिज्म है? बता दे। मजहब की राजनीति करते हो, सांप्रदायिक राजनीति करते हो और दूसरे को सांप्रदायिक कहते हो। और हम मांग करते हैं, हम सोचते हैं कि तुरंत चुनाव आयोग स्वयं इसकी संज्ञान लेगा, क्योंकि मजहब पे वोट मांगना और मजहब के आधार पे वोट की अपील, ये निश्चित रूप से चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन है। Yesterday, Congress President Sonia Gandhi met Muslim leaders. We have nothing to object on meeting anybody. But what Bukhari after the meeting has told the media, that she appealed to the Muslims that they should ensure that their votes are not split. That means thereby Congress is appealing Muslims to vote as Muslims. Congress is asking their votes on the basis of religion. This is the communal politics of Congress. This is the proof of the communal mindset of Congress. This is the communal mindset of Congress which is on display. And this is absolutely anti-secular. Where is the secularism? Let Congress say, where is the secularism in this? This is the vote bank politics, which we always accuse Congress of. This is the proof of that doing. Their communal politics must be condemned by each and everybody. After all, democracy means every voter will vote independently as per his conscience, his or her conscience. And instead of appealing to vote on conscience, she is asking, Congress is asking to vote on communal basis, to vote on basis of religion. This is absolutely unacceptable, undemocratic, and absolutely communal politics. And we condemn this communal, and we expect Election Commission to take note suo motu of this appeal, because this is absolutely violation of not only code of conduct but the basic election premises, and therefore we condemn the communal politics and communal mindset of the Congress. दूसरा क्या था? हाँ, बेनी प्रसाद. नहीं, as far as Andhra Pradesh and Telangana is concerned, our dialogue with TDP is on.
but you will have to wait for the final outcome. And as you know, that in alliance, like marriages, that is also alliance. So, like marriages, it happens 100% or 0%. And so, we'll let you know when things happen. So, any dialogue with TRS, sir? Any dialogue 1 with minute. TRS? Are you going to Hyderabad to have? No, but बेनी प्रसाद वर्मा, हाँ ये हिंदी में, तेलुगु देशम पार्टी के साथ हमारी वार्ता जारी है, लेकिन जैसे शादी में होता है, शादी की चर्चा चलती है तो या तो वो होती है या नहीं होती है, उसका आधा नहीं होता है, और इसलिए इस पे कोई नतीजा आएगा तब हम आपको बताएंगे। आज होगा नहीं, कल होगा सर, शुरू हो गया नॉमिनेशन आज। बेनी प्रसाद वर्मा और आजम खान, इन्होंने मोदी जी पर फिर से एक बार गाली गलौज का उपयोग किया है। कांग्रेस की गाली गलौज की राजनीति की हम भर्त्सना करते हैं और ये दर्शाता है कि कांग्रेस कितनी हताश है। मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, मोदी के द्वारा पूछे जाने वाले सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है, और इसलिए कांग्रेस और अन्य दल मोदी जी के बारे में इस तरह का अनर्गल बयानबाजी करते हैं, बातें करते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए उनको कि मोदी जी पर जो भी गाली देता है दुगुने गति से उस पर वापस आती है ऑटोमेटिक लोगों के नजर में, और इसलिए ये उन पर उल्टेगा। बेनी प्रसाद वर्मा and Azam Khan have today again used abusive language against our Prime Ministerial candidate Narendra Modi ji. Let me tell them that more you abuse, more it recoils on you. More you abuse, more it will rebound on you with more ferocity, because people are giving tremendous and rising support to Modi ji. You will lose whatever credibility you have if you go on abusing. But this abusive politics also tells us that how desperate Congress is, as they cannot match the popularity and rising graph of Narendra Modi, and as they cannot answer the questions he is raising, therefore they are adopting such abusive language. We condemn this abusive politics. Are you going to Hyderabad today, sir, to have भारतीय जनता पार्टी यूपीए सरकार पर आरोप पत्र भी जल्दी प्रकाशित करेगा और अपना चुनावी घोषणा पत्र भी घोषित करेगा। Senior leader from the state of Uttar Pradesh, Varun Gandhi, has praised none other but his cousin and the Congress Vice President Rahul Gandhi for the kind of work he's done in Amethi. You have put in Smriti Irani, she's taking on Rahul Gandhi. Varun Gandhi is appreciating Rahul Gandhi. What is happening inside BJP? I don't speak in family matters. सर हैदराबाद सर आंध्रा देखो, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी के खिलाफ अपनी तेज तर्रार नेता स्मृति ईरानी जी को हम लड़ा रहे हैं, और जो हम लड़ रहे हैं वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और अमेठी में इस बार इतिहास होगा, एक बार पहले भी हुआ था 77 में, इस बार भी अमेठी में इतिहास होगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इंडिविजुअल ओपिनियन
किसी के व्यक्तिगत मत राय पर हम टिप्पणी नहीं करते। It is very serious matter that a youth Congress worker was killed and 2 NCP workers are arrested. It's shame on democracy. And the Congress NCP alliance has to explain a lot from Latur. We want police action to be swift and decisive. सर अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना बीजेपी लीडर alliance with TDP. To appoint 2,000 cadres in BJP after 4. I don't comment on speculation. शरद पवार ने ये कहा है कि राहुल गांधी यूपीए में एक्सेप्टेबल उसी तरह नहीं है जिसे एनडीए अगर बड़ा होता है तो उसमें नरेंद्र मोदी है। कौन नहीं है? शरद पवार ने कहा। अब मुझे लगता है शरद पवार जी जो अपने पहले संयम के लिए जाने जाते हैं वो अब अपना आपा खो बैठ रहे हैं और इसलिए उनके रोज बदलते बयानों पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। बहुत जल्दी आरोप पत्र भी आएगा और घोषणा पत्र आएगा, लेकिन जिस तरह से 7 तारीख को पहला मतदान होने वाला है, घोषणा पत्र क्या पार्टी के लिए अब सिर्फ मोदी चेहरा ही रह गया है? घोषणा पत्र की अहमियत नहीं रह गई अब? मोदी जी के हर सभा में और हमारे सभी नेताओं के सभाओं में हम भारतीय जनता पार्टी अटल जी की विरासत को कि जो उन्होंने सरकार चलाते समय एक दूरदर्शिता के साथ जो काम किया उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे और अटल जी आज भी हमारी प्रेरणा है और उसी से प्रेरणा लेकर हम कैसे आगे बढ़ेंगे इसका नक्शा रोज परत दर परत खोल रहे हैं। लोग उसको बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर रहे हैं और इसलिए इंतजार कीजिए हमारे फाइनल मैनिफेस्टो। क्यों अलायंसेस लेट हो रहे, डिले हो रहे? आंध्रा में आप इंचार्ज है, फिर भी बहुत बार चर्चा भी हुआ है, इतने चर्चे के बाद भी क्यों डिले हो रहे? जैसे ही निर्णय होगा हम बताएंगे। क्या राहुल गांधी यूपीए में एक्सेप्टेबल नहीं होगा जैसे नरसिम्हा राव है? ऐसा है यूपीए पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते। जो अब सत्ता से निकल गए 10 साल के बाद और जो वापस नहीं आने वाले हैं हम उनको विदाई देंगे। तेलंगाना लीडर्स आर अपोजिंग अलायंस विद टीडीपी। लगातार नेता बयान दे रहे हैं, आपको नहीं लगता है जैसे इलेक्शन के बाद नहीं है, लगातार भाजपा जो है गालियां देते हैं और इलेक्शन कमीशन एक नोटिस दे देता है आचार संहिता का उल्लंघन? चुनाव आयोग के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनको एक और थोड़ा टीथ देने की जरूरत है, थोड़ा और पुष्ट करने की जरूरत है ताकि चुनाव अच्छे तरीके से हो। यह हमारी भाजपा की हमेशा विचार रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी गैस प्राइस को नहीं बढ़ाते हैं तो वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हमें एक स्क्रीनिंग कमेटी बिठानी पड़ेगी, लेकिन गैस प्राइस पर अरविंद केजरीवाल के बयान का गुब्बारा कब का फूट गया, क्योंकि गुजरात सरकार ने इन्होंने अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी द्वारा आवाज उठाने के पहले ही जब केंद्र सरकार का निर्णय हुआ था तो गुजरात के सरकार ने पूरी तरह से गैस दरों का बढ़त का क्या परिणाम होगा और उसको विरोध अपना जताया था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी स्पष्ट किया है कि नई सरकार इसके बारे में नई तरह से सोचेगी।